नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सिमडेगा जेल में एटीएस की रेड देखने को मिली है। गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है। आकाश राय के पास से मोबाइल फोन मिला है। गढ़वा छत्तीसगढ़ कांड से कई सारे सबूत जुड़े मिलने की सूचना भी है और 2021 में जेल में ही अमन का गुर्गा आकाश है और आप सोचिए कि उसके पास मोबाइल फोन कैसे पहुंच गया, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ इस रेड के दरमियान जब छापेमारी की गई तो आकाश राय के पास से मोबाइल मिला है। आपको बता दें कि गढ़वा और छत्तीसगढ़ कांड से जुड़े सबूत मिलने की भी सूचना है। 2021 से ही जेल में अमन का गुर्गा आकाश बंद है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सिमडेगा जेल में एटीएस ने रेड की है जिसमें आकाश राय के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। 2021 से ही आकाश जेल में बंद है और बताया जा रहा है कि गढ़वा और छत्तीसगढ़ कांड के भी कई सारे सबूत मिले हैं पुलिस की टीम को। अब आगे की कार्रवाई एटीएस की टीम जो है वो करने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि कौन है अमन साहू। तो अमन साहू की अगर हम बात करें तो झारखंड का कुख्यात अपराधी है। 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा था। 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा की पढ़ाई अमन साहू ने की है और इसके साथ ही साहू ने एक मोबाइल की दुकान सबसे पहले खोली थी और बताया जा रहा है कि वहीं से फिर शुरुआत हुई। बाद में वो फिर अपराधियों के संपर्क में आ गया, यानी कि अमन साहू जिसने मोबाइल फोन की दुकान पहले खोली और फिर अपराधियों के संपर्क में आया और जल्द ही फिर वो खुद ही कुख्यात गैंगस्टर बन गया है। और इसके कई सारे गुर्गे हैं जो काफी एक्टिव हैं। गैंग के गुर्गे कारोबारियों से रंगदारी वसूलते हैं। अक्सर ऐसी खबरें खासतौर पर झारखंड के से सामने आती रही हैं। उस पर लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। गैंग का हाथ कई आपराधिक वारदात में भी रहा है, यानी अमन साहू का जो एक गैंग है वो बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और कई बार जो आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है उसमें भी इसके गैंग की संलिप्तता होती है। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सिमडेगा जेल में एटीएस की टीम ने रेड की तो वहां बताया जा रहा है कि आकाश राय के पास से मोबाइल मिला है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अब तक जांच में पता चल पाया? जी, बता दें कि ये अमन साहू का सबसे खास आदमी है। कहा जाए तो एक तरह से दाहिना हाथ आकाश राय, जो कि बाहर के पूरे कारोबार को संभालता है, जो उसके आपराधिक षड्यंत्र है उसको अमली जामा पहनाता है। हालांकि 2021 में ही आकाश राय जो है वो गिरफ्तार हो गया था और उसके बाद से वो सिमडेगा जेल में है और उसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ और गढ़वा में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए थे उसमें इसकी संलिप्तता की बात आई थी। एटीएस को ये सूचना मिली थी और उसके बाद जेल पहुंची एटीएस की टीम ने छानबीन की। बता दें कि ये जो मोबाइल फोन था ये भी आकाश राय ने छिपा कर रखा हुआ था, एक जगह पर जमीन के अंदर दबा कर रखा हुआ था। वहां से एटीएस ने इसे बरामद किया है और फिलहाल उस मोबाइल के जरिए उसे लैब भेजा जा रहा है ताकि वहां से तमाम जानकारियां जो है वो निकल पाए कि किस तरह से ये अमन साहू का जो गैंग है वो किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र रच रहा था। जेल के अंदर से ये पूरी षड्यंत्र कैसे रची जा रही थी, इन तमाम चीजों की जानकारी उस मोबाइल से बाहर आने की संभावना है। तो फिलहाल एटीएस के द्वारा इस मोबाइल को जब्त किया गया है और उसे कहा जाए तो अब लैब भेजा जा रहा है जहाँ पर फॉरेंसिक जाँच मोबाइल की जाएगी। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैनहट्ट कंपनी ने सरयू राय के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। बताया जा रहा है कि सरयू राय पर करीब 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है कंपनी की तरफ से। रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत बाद कंपनी ने कहा है कि सरयू राय के कारण कंपनी की छवि धूमिल हुई है। सीवरेज ड्रेनेज का डीपीआर से जुड़ा ये पूरा मामला है। 21 करोड़ का डीपीआर घोटाला का आरोप सरयू राय ने लगाया था और अब देखिए ये बात कही जा रही है कि कंपनी की तरफ से सरयू राय के खिलाफ मानहानि का केस किया गया है।
और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, कल रांची आएंगे बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत के मंत्र देंगे। जिस तरीके से आपको पता है कि आगामी दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में उसको लेकर लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का झारखंड दौरा जारी है और चुनाव सह प्रभारी हैं झारखंड के हिमंता बिस्वा शर्मा, तो लगातार उस दौरे पर रह रहे हैं और बताया जा रहा है कि कल एक बार फिर से वो रांची आने वाले हैं, जहां पर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और उन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा। वहीं दिल्ली में झारखंड कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने रांची में हलचल बढ़ा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए राज्य के तमाम बड़े नेता फिलहाल दिल्ली में जमे हुए हैं। संगठन में फेरबदल को लेकर भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कई नेताओं की लगातार दावेदारी सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। फीडबैक देना ये चुनाव की एक रणनीति होती है और हम वहां रणनीति पे चर्चा करते हैं तो रांची में बदलाव का चर्चा होने लगता है, तो स्वाभाविक तौर पे अब चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहना चाहिए। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीति खूब हो रही है। जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि सभी धर्मों की संस्थाओं को दान में जमीन मिलती है, ऐसे में इस पर कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जाना चाहिए। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें। तो वक्फ संशोधन बिल पर अब देखिए सियासत काफी ज्यादा हो रही है। दरअसल विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, हालांकि सरकार इसके फायदे गिना रही है और यही बता रही है कि क्या कुछ संशोधन इसमें किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महुआ माझी का ये बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी फैसला सोच समझकर लिया जाना चाहिए तो ही वो बेहतर होगा। को परेशानी हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स चलते हैं इन बोर्ड से, और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों में, जैसे हिंदुओं में भी बहुत आश्रम है, मठ है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मंदिर का ट्रस्ट है, जो लोग समाज सेवा का काम करते हैं, तो उनको भी दान में दिया है लोगों ने। अमीर लोगों ने अपनी जमीन जायदाद दान में दी है, तो उसको भी एकाएक सब में अंकुश नहीं लगना चाहिए। बहुत सोच समझ के पक्ष विपक्ष की राय लेके, जानकारों से राय लेकर ही कोई कानून आना चाहिए। और देखिए झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज से शुभारंभ होने वाला है। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शिबू सोरेन भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। महोत्सव में झारखंड समेत कई राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देने वाले हैं। मिजोरम और ओडिशा समेत कई राज्यों के कलाकार इस दौरान अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। आज से 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हो रहा है। वैसे तो देश भर में आदिवासी महोत्सव की धूम दिखेगी, लेकिन इसमें झारखंड खास है। झारखंड इसलिए खास है क्योंकि आदिवासी संस्कृति, वेशभूषा और रहन सहन के लिए झारखंड पूरे देश भर में जाना जाता है। और आज जब मौका आदिवासी महोत्सव का है तो उसकी झलक दिखनी भी जायज है। आप देखिए किस तरह से मंच बनाया गया है, और ये जिस परिसर में हम इस वक्त हैं ये बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान है, और इस पूरे परिसर में कहीं भी आप चले जाइए आपको हर जगह आदिवासी झलक दिखेगी, गांव का परिवेश दिखेगा, झारखंड की जो संस्कृति है वो दिख जाएगी। और आज जिस कार्यक्रम का आगाज होना है उसकी अगर हम बात कर लें तो राज्यपाल मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, शिबू सोरेन मौजूद रहेंगे, और इसके अलावे भी कई गणमान्य लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। पूरे 2 दिनों तक कई तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे और कई राज्यों के भी कलाकार इसमें शिरकत करेंगे, चाहे वो किसी मिजोरम की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, त्रिपुरा की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां के कलाकार झारखंड पहुंच चुके हैं या कल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस पूरे आयोजन को खास बनाने की तैयारी है। तकरीबन
पूरे राज्य में इस तरह का एक माहौल भी सरकार के द्वारा हम कह सकते हैं कि बनाया जा रहा है कि इस दिन को कैसे खास बनाया जाए। और यह भी देखना होगा कि चाहे वो मुख्य कार्यक्रम हो, मतलब उद्घाटन का कार्यक्रम हो, या फिर जो कल तक जितने भी कार्यक्रम चलने हैं, उस सभी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आपको हर तरह की झलक, चाहे वो फैशन शो के माध्यम से हो, जो यहाँ आदिवासी कवि सम्मेलन होना है उसके माध्यम से हो, जो यहाँ कलाकृति दिखेगी उसके माध्यम से हो, जो झारखंड की पहचान रही है, इतिहास रही है, उसके माध्यम से हो, झारखंड के फूड के माध्यम से हो, हर तरह से पूरी तरह से ये आदिवासी महोत्सव आदिवासी संस्कृति में आपको सराबोर दिखेगा। और जो लोग खासकर अगर हम बात करें झारखंड को समझना चाहते हैं, झारखंड को पहचानना चाहते हैं, झारखंड के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, अगर वो इस आदिवासी महोत्सव का हिस्सा बने तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड पूरे देश भर में क्यों खास है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, आदिवासी महोत्सव को मनाने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि आदिवासी महोत्सव आखिर क्यों मनाया जाता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो आदिवासी दिवस मनाए जाने में अमेरिका के आदिवासियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि अमेरिका में ही 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। कोलंबस दिवस की जगह हम आदिवासी महोत्सव मनाते हैं, ऐसी मांग पहले की गई थी। 1977 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1989 से आदिवासी समुदाय ने इसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। पहले यह तारीख 12 अक्टूबर होती थी, यानी कि 12 अक्टूबर को पहले आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा था और सभी आदिवासी इस दरमियान अपने संस्कृति को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन 1994 में आदिवासी महोत्सव 9 अगस्त को मनाने की घोषणा कर दी गई और उसके बाद से अब 9 अगस्त को ही आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी बड़ी तैयारी रांची में कर ली गई है। झारखंड आदिवासी महोत्सव को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा कि 2 दिवसीय महोत्सव से राज्य में आदिवासी समाज की संस्कृति और अस्मिता नहीं बचेगी, बल्कि हर दिन आदिवासी को संरक्षित करने का काम करना होगा। इवेंट प्लानिंग करके, इवेंट मैनेजमेंट करके आप सोच रहे हैं कि ये समस्त आदिवासी इससे विकसित हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैं तो आपको बता दूं कि ये लोग बाहर के कलाकार, जो कलाकार है उसको लाखों लाख रुपया देकर ला रहे हैं और झारखंड के जो संस्कृति सभ्यता बचा रहे हैं यहाँ के कलाकार, स्थानीय कलाकार, उनको मात्र मुट्ठी भर 1000, 5000, 10,000 में उनको 2 दिन के कार्यक्रम में उनको शामिल किया जा रहा है। यहाँ के सांस्कृतिक कर्मी में भी आक्रोश है, यहाँ के कलाकारों में भी आक्रोश है। तो आप किसके लिए ये आदिवासी दिवस मना रहे हैं? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। गिरिडीह के केबी हाई स्कूल डुमरी के मैदान में आजसू का मिलन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सुदेश महतो हेमंत सरकार पर जमकर बरसे और सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में इस पूरे विधानसभा के महिला, पुरुष, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता आज दुर्योधन के साथ आज संगठन में शामिल हुए हैं। हृदय से उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, लगातार हो रही बारिश की वजह से अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चांडिल डैम के 9 फाटक खोले गए हैं। शहर की दोनों नदियां फिलहाल उफान पर है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अब सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमशेदपुर से, जहां बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और चांडिल डैम के में पानी भर जाने की वजह से 9 फाटक खोल दिए गए हैं और शहर की जो 2 नदियां हैं वो भी उफान पर हैं, जिसको लेकर प्रशासन की टीम हाई अलर्ट पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जमशेदपुर से। और देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से झारखंड में ये बारिश आफत साबित हो रही है, क्योंकि कई जिलों में जल जमाव हो गया है। पानी घुस जाने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी चांडिल डैम के 9 फाटक अब खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो आगे बढ़कर लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। शहर की दोनों नदियां अभी उफान पर है और ऐसे में जिला प्रशासन ने नजर बनाई रखी है किसी भी खतरे पर। और अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पतरातू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम का वाटर लेवल 1323.4 फीट RL पर पहुंच गया है।
1328 फीट RL वाटर लेवल पहुंचने पर डैम का फाटक खोला जाएगा। डैम के जलस्तर की निगरानी भी अभी से की जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो। अगर कहीं भी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो पहले से ही मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा लगाने की अपील को लेकर पोस्टल विभाग पूरी तरह तैयार हो चुका है। बोकारो के मुख्य डाकघर में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ 25 रुपए में दिए जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में इसके लिए अलग से काउंटर भी बना दिया गया है ताकि लोग हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और अपने घर में झंडा लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कि हर वर्ष हर घर तिरंगा के लहराने के लिए वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है कि उसको बेचा जा रहा है और इसका मूल्य जो है 25 रुपया प्रति झंडा। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है और आज नाग पंचमी भी है, जिसको लेकर देवघर नगरी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं और परिवार के लिए सुख शांति की कामना कर रहे हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी आज एक विशेष महत्व है। बाबा बैद्यनाथ के गले में, बाबा के गले में वो अनंत नाग हैं जिनका आज पूजा होता है और बाबा बैद्यनाथ को आज जो जलार्पण और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बाबा विशेष रूप से खुश होते हैं। और अब बात करते हैं प्रशासन की लापरवाही की। खबर आपको रामगढ़ के भुरकुंडा के सयाल मोड़ से बता रहे हैं, जहां CCL लपंगा से रामगढ़ को जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। आलम यह है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। कोलांचल से रामगढ़ को जोड़ने वाली लपंगा सड़क पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़क के हालात को, किस तरह से सड़क जो है कहीं कहीं गड्ढों में दिख रही है। पूरे सड़क पे पानी भरा हुआ है जिस पर रास्ता खोजना मुश्किल होता है। खास करके जो यहाँ पर स्पंज आयरन फैक्ट्री है उसके हैवी वाहन जो चलते हैं उसके कारण सड़क की स्थिति और भी बुरी होते जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क जो है पूरे तरीके से खराब स्थिति में है। बताया गया कि लगभग 2.5 दशक से सड़क की ऐसी स्थिति है। भुरकुंडा से रामगढ़ को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के हालात जो हैं आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह का यहाँ पर हालात है। बताया गया कि सड़क के निर्माण के प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि भी ध्यान। बताइए, 20-25 साल हो गया ये रोड का मतलब परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और इसमें ये सड़क भुरकुंडा से रामगढ़ को जोड़ती है। जी बिल्कुल। तो 2-2.5 दशक से सड़क बना ही नहीं है। जी नहीं बना, बीच में बना था लेकिन रिपेयरिंग से कोई काम नहीं है। एकदम मतलब हल्का फुल्का काम होता है जिसके चलते बारिश होती है फिर रोड खराब होती है। दिक्कत यहाँ पे काफ़ी है और जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले 20-25 वर्षों से सड़क का इतना जर्जर अवस्था हो चुका है कि लोग यहाँ से आना जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे जाना पसंद नहीं करते। उन्हें साइकिल तो मिल गया है लेकिन सड़क खराब होने के कारण वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण के प्रति गंभीरता दिखाने की जरूरत है ताकि यहाँ के लोग हैं अच्छे तरीके से अपना आवागमन कर सके, बच्चे स्कूल जा सके और मरीज समय पर अस्पताल पहुँच सके। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और अब आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां जिला पशुपालन विभाग चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। बात प्रखंड स्तर की करें तो 11 अस्पताल में सिर्फ 7 पशु चिकित्सक ही कार्यरत हैं, तो जिला स्तर के अस्पतालों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। इस पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विद्यासागर ने बताया कि डॉक्टर की कमी से कई बार पशु की मौत भी हो जाती है, जिसकी वजह से किसान और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। विभाग में जहां ब्राउनसिक पशु चिकित्सा पदाधिकारी का पद 11 है उसमें सिर्फ 4 पदस्थापित हैं और प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी जहां आपको 4 होना चाहिए वहाँ 3 पदस्थापित है। खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण प्रखंड के ग्राम सेलहारा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने सिंचाई विभाग के सरकारी भवन से अवैध शराब से भरी लगभग 600 से 650 पेटी बरामद की है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शराब चाहिए तो हम लोग इसका सत्यापन किया। सत्यापन करने के पश्चात हम लोग घटनास्थल पर गए और सिंचाई विभाग का एक पुराना जर्जर गोदाम है, उसी में ये शराब संचित कर रखा हुआ था, जिसको कि हम लोग छापामारी कर इसका मार्केट प्राइस
40 लाख अगर सबसे कम रेट को भी अगर आंका जाए तो इसका कम से कम उस हिसाब से 40 से 50 लाख रुपए के बीच में। पाकुड़ के अलग अलग क्षेत्रों से मवेशी तस्करी धड़ल्ले से जारी है। आए दिन मवेशी तस्कर मवेशी को लेकर अलग अलग रास्ते से बंगाल ले जा रहे हैं। जिले में पशुओं की सबसे बड़ी मंडी हिरणपुर में है, जिसमें सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 10 किलोमीटर के दायरे पर ही पशुओं की खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन यहां से बड़ी आसानी से पशुओं को तस्कर पश्चिम बंगाल ले जाते हैं। खरीद बिक्री करने का तरीका है कि पहले हम पूछेंगे ऑनर से किस पर्पज़ से खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो उसको मेन है कि 10 किलोमीटर एरिया के अंदर तक ही ले जाना है पशुओं को, और उसमें ईयर टैगिंग भी होना चाहिए। टैगिंग के बाद ही पशुओं को बाहर ले जाने का अनुमति है। और इसके बाद यदि हमारा 10 किलोमीटर एरिया से ज़्यादा या तो दूसरा बाहर ले जा रहा है बंगाल वन, तो उस पर रोक लगाने का है। वहाँ जाने के लिए हम लोग हेल्थ नहीं देते हैं, वहाँ नहीं। मेदिनीनगर में 15 जून को पांकी रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में गड़बड़ी पाए जाने पर सील कर दिया गया था। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से नर्सिंग होम के संचालक ने एक बार फिर से अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया है। बता दें कि डीसी के आदेश पर नगर आयुक्त ने जांच में कई गड़बड़ियां पाई थी। अब तो मार्क नहीं था, तो हम लोगों ने पूरे नर्सिंग होम को सील नहीं किया था। थोड़ा उसमें सुधार है कि हमने उनका ओटी बंद कर दिया था, और ओटी में जाने से पहले पेशेंट ओपीडी में आके दिखाता है, तब वहां से होता है बुकिंग, होता है कि भाई ठीक है आप ऑपरेशन की हो गया, तो हमने उनका ओपीडी सील किया था। बाकी सारी चीजें मैंने छोड़ रखी थी उनकी, और उसके बाद उन पर हम लोगों ने 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था। तो और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।